मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 31। ये कहने के बाद दक्ष ने तुरंत अपनी हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करके शक्तिशाली वायु तरंगे बनाई और उससे अमनप्रीत की दिशा में हमला कर दिया। इधर दक्ष को अपनी ओर हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करके हमला करते हुए देखकर अमनप्रीत के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपनी हथेली आगे बढ़ाई और दक्ष के द्वारा उत्पन्न की गई सभी वायु तरंगों को अपनी हथेली आसानी से रोक दिया। इसके बाद दक्ष ने तुरंत अपनी रोआरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए अमनप्रीत की तरफ अपनी तलवार लहर दी, जिसे देखकर अमनप्रीत ने भी तुरंत दक्ष की ही तरह रोआरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए दक्ष की तलवार को रोक दिया। दक्ष के हमले से टकराने के बाद भी अमनप्रीत का हमला रुका नहीं और सीधे दक्ष की ओर बढ़ने लगा। इधर अपना हमला करने के तुरंत बाद दक्ष ने दोबारा हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया। दक्ष ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैवी वेव पंच तकनीक। ये कहते ही दक्ष ने अपने मुके से अमनप्रीत की तरफ हमला किया, जिससे हवा में तेज तरंगे उत्पन्न हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा में लहरें बन गई हो। जब हवा की लहरें अमनप्रीत के रोआरिंग थंडर कौशल से उत्पन्न बिजली की गड़गड़ाहट से टकराई, तब अमनप्रीत का हमला अवरुद्ध होने लगा और इससे अमनप्रीत का हमला भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष का हमला एक अंतहीन महासागर की तरह अमनप्रीत की तरफ बढ़ रहा हो। ये देखकर अमनप्रीत आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि दक्ष का कौशल इतना शक्तिशाली होगा। उसने रोआरिंग थंडर कौशल का अभ्यास भी उच्चतम सीमा तक किया था। दक्ष का प्रत्येक हमला अमनप्रीत के हमले के महत्वपूर्ण बिंदु पर था। जब भी वायु लहरें अमनप्रीत से टकराती थी, तो वह लहरों के प्रत्येक टकराने के साथ पीछे हट जाता था। जब अमनप्रीत ने दक्ष के सभी हमलों को बेअसर कर दिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने देखा कि वह दक्ष के हमले से बहुत पीछे आ गया था, जिससे वह अंगद से बहुत दूर हो गया और दक्ष उसकी जगह अंगद के बगल में आ गया। ये देखकर अमनप्रीत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह आश्चर्यचकित रह गया। इस समय अमनप्रीत ने देखा कि दक्ष की लंबी तलवार अंगद की गर्दन की ओर इशारा कर रही थी। दक्ष ने अपनी तलवार को अंगद की गर्दन पर रख दिया था। इस समय भीड़ में से किसी शिष्य ने कहा, उसने पहले रोडिंग थंडर का उपयोग करके भाई अमनप्रीत को विचलित किया। इसके बाद अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करके उसने भाई अमनप्रीत के हमले को कमजोर कर दिया। उसने हैवी वेव पंच तकनीक और रोआरिंग थंडर के संयोजन से एक शक्तिशाली हमला बनाया, जिसने भाई अमनप्रीत को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही भाई अमनप्रीत केवल कुछ ही कदम पीछे हटे, फिर भी यह बहुत आश्चर्यजनक था। इसके लिए उस लड़के को खुद पर गर्व होना चाहिए। इस पर किसी और शिष्य ने कहा, भाई अमनप्रीत बाहरी शिष्य रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है। उसकी ताकत बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रोआरिंग थंडर कौशल में भी बहुत सुधार किया है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का भाई अमनप्रीत के बराबर ही रोआरिंग थंडर कौशल में महारत हासिल कर लेगा और यहाँ तक कि भाई अमनप्रीत को कुछ कदम पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर देगा। इसके बाद भीड़ में लगातार चर्चाएं शुरू हो गई। वो सभी दक्ष की ऊर्जा से यह साफ पता लगा सकते थे कि दक्ष अभी केवल साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर ही था। इधर अमनप्रीत संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्यों में से एक था और यहाँ तक कि साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच चुके कुछ योद्धा भी अमनप्रीत को हरा पाने में असमर्थ थे, भले ही वे एक साथ मिलकर ही अमनप्रीत से क्यों ना लड़े। लेकिन इस समय दक्ष ने, जो कि साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही है, उसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इस समय अंगद की जान भी उसके हाथ में थी। घटना के इस मोड़ से कौन आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। जब अमनप्रीत ने भीड़ में लोगों के बीच हो रहे लड़ाई पर टिप्पणी को सुना, तब अमनप्रीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह संप्रदाय के बाहरी शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध था, किंतु इस समय उसे दक्ष के कारण बदनामी झेलनी पड़ रही थी और बहुत अपमानित होना पड़ रहा था। इसके बाद अमनप्रीत ने गुस्से में दक्ष की ओर देखा और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? मैं तुम्हारे जीवन को बहुत दयनीय बना दूंगा, इतना दयनीय कि तुम हर दिन मरना चाहोगे। इधर जब दक्ष ने अमनप्रीत की बात सुनी, तब उसने अमनप्रीत की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी तलवार अंगद की गर्दन पर टिका रखी थी। इस समय अंगद ने डर से कांपते हुए विनती की, दक्ष, कृपया मुझे जाने दो। मैं आज के बाद कभी तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। कृपया कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे जाने दो। अंगद की यह बात सुनकर दक्ष के होठों पर मुस्कान आ गई और फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हें जाने दूं? हाँ, सिर्फ तुम्हारे सपनों में। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये कहते ही दक्ष ने अपनी तलवार लहराई और फिर हवा में एक तलवार की रोशनी चमकी और फिर अगले ही पल अंगद का गला कट गया, जिससे खून का फवारा निकलने लगा। इसके बाद अगले ही पल अंगद का शरीर बेजान होकर पत्थर की जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस समय अंगद की आंखों में अविश्वास और नाराजगी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसके गले से लगातार खून की धारा निकल रही थी, जो कि सीधे पत्थर के फर्श पर गिर रही थी। अगले ही पल हवा में खून की गंध फैलने लगी और चारों ओर फैल गई। इधर ये देखकर कि दक्ष ने उसके मना करने के बाद भी अंगद को मार डाला,
अमनप्रीत का चेहरा भी स्तब्ध रह गया और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक अंगद के शव को देखने लगा। एपिसोड 32 पिछले अध्याय में अगले ही पल दक्ष ने अपने हैवी वेव पंच तकनीक और फिर रोआरिंग थंडर कौशल से हमला किया, जिसे अमनप्रीत ने बड़ी ही आसानी से रोक दिया। इसके बाद जब दक्ष ने दोबारा हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया, तब अमनप्रीत पीछे हट गया। जब अमनप्रीत स्थिर खड़ा हुआ, तब तक वो बहुत दूर हट चुका था। इसके बाद दक्ष ने अंगद के गले में अपनी तलवार रख दी। इसके बाद भीड़ में चर्चाएं शुरू हो गई। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अंगद का गला काट दिया और अंगद की मृत्यु हो गई, जिसे देखकर अमनप्रीत स्तब्ध रह गया। इधर ये देखकर कि दक्ष ने अमनप्रीति की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और संप्रदाय के नियमों की अनदेखी करके सीधे अंगद को इतने क्रूर तरीके से मार डाला, वहां आसपास इकट्ठा हुए सभी लोग हैरान रह गए। भीड़ में से किसी ने कहा, वो लड़का बहुत साहसी है। इस समय भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे पर दक्ष के लिए दया साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दक्ष ने अमनप्रीत की चेतावनी को नजरअंदाज करके उसे नाराज कर दिया था और अब दक्ष अमनप्रीत का दुश्मन बन चुका था। इधर दक्ष भी ये अच्छे तरीके से जानता था कि चाहे वो अंगद को मारे या ना मारे, अमनप्रीत दक्ष को कभी भी जाने नहीं देगा। इसलिए उसने अमनप्रीत की बेकार धमकियों की परवाह नहीं की और उसकी धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद अमनप्रीत ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, आज तुम मुझे अपमानित करने में कामयाब रहे और अब भले ही मैं तुम्हें मार ना सकूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बेहतर बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अमनप्रीत की ये बात सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने सोचा कि दक्ष बहुत बदकिस्मत है कि उसने अमनप्रीत को क्रोधित कर दिया और संप्रदाय के नियमों को तोड़ दिया। भीड़ में सभी के मन में यही बात चल रही थी कि भले ही दक्ष की मृत्यु ना हो, लेकिन उसे इतनी ज्यादा क्रूर यातना दी जाने वाली थी कि वह मौत के लिए भी तरसने वाला था। दक्ष केवल एक बाहरी शिक्षा था, लेकिन अमनप्रीत बाहरी शिष्यों के शीर्ष रैंकिंग में 6वें स्थान का शिष्य था। इस समय किसी ने नहीं सोचा कि दक्ष अमनप्रीत का विरोध करने के लिए पर्याप्त ताकतवर है। इधर अमनप्रीत की बात सुनकर और भीड़ में हो रही चर्चाओं को सुनकर सरोजा इतनी ज्यादा डर गई कि वह मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। दुर्भाग्य से वह एक कमजोर योद्धा थी और वह दक्ष की मदद नहीं कर सकती थी। अमनप्रीत उसे अपनी तलवार के केवल एक ही वार से मार सकता था। इस समय सभी की नजरें केवल दक्ष पर टिकी हुई थी। दक्ष इस समय एकदम शांत रहा। वह धीरे से अपनी जगह पर घूम गया और फिर वह लाइफ एंड डेथ एरिना की तरफ वापस चला गया। दक्ष को लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर वापस जाता हुआ देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। भीड़ में लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई। भीड़ में से किसी ने कहा, वह क्या करने जा रहा है? वह लाइफ एंड डेथ एरिना में वापस क्यों जा रहा है? क्या वह नहीं जानता कि अगर वह दोबारा लाइफ एंड डेथ एरिना में कदम रखता है तो अमनप्रीत उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह की चर्चाएं पूरी भीड़ में शुरू हो गई। इसके बाद जब दक्ष लाइफ एंड डेथ एरिना के बीच में पहुंचा, तब वह मुड़ा और फिर वह अमनप्रीत की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अंगद के बाद अब तुम्हारी बारी है, आओ और मुझसे लड़ो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दक्ष ने यह बात कही, तब पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। किसी के भी मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वहां केवल हवा के चलने की आवाज सुनी जा सकती थी। दक्ष ने लाइफ एंड डेथ एरिना में शिष्य रैंकिंग के 6वें स्थान पर काबिज शिष्य को चुनौती दी थी, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस समय दक्ष ने मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए उसे कोई भी शिष्य पहचान नहीं सका। लेकिन दक्ष द्वारा दिखाई गई हैवी वेव पंच तकनीक और रोआरिंग थंडर के उच्च कुशल से वह सभी यह समझने में समर्थ थे कि दक्ष एक दुर्लभ प्रतिभा था और इसने सभी शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। दूसरी तरफ अमनप्रीत संप्रदाय के बाहरी शिष्य रैंकिंग में 6वां सबसे मजबूत शिष्य था और साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर वह दक्ष से बहुत मजबूत था। अमनप्रीत ने पहले साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच चुके 3 योद्धाओं को एक साथ लड़ाई में हराकर अपना नाम प्रसिद्ध किया था, जबकि दक्ष साधना के संबंध में अमनप्रीत से पूरा एक स्तर नीचे था। लेकिन सभी लोगों ने दक्ष को अमनप्रीत को पीछे हटने के लिए मजबूर करते हुए देखा था। दक्ष ने अंगद की भी हत्या कर दी थी, जो कि अमनप्रीत का सबसे करीबी लोगों में से भी था। इसके साथ ही अमनप्रीत की दक्ष से हार हो गई थी। इसके बाद जब हर कोई यह उम्मीद कर रहा था कि अमनप्रीत अपना गुस्सा दिखाएगा और दक्ष को दयनीय स्थिति तक पिटेगा, तब तक दक्ष पहले ही लाइफ एंड डेथ एरिना में वापस कदम रख चुका था। यह देखकर भीड़ में मौजूद सभी लोग अविश्वास से भर गए। दक्ष ने बिना समय बर्बाद किए सीधे अमनप्रीत को चुनौती दे दी, जिससे भीड़ और भी ज्यादा स्तब्ध रह गई। इस समय भीड़ में से किसी ने कहा, हो सकता है कि उसे पहले से ही पता हो कि उसका भाग्य पहले से ही तय हो चुका है, इसलिए उसने युद्ध में मरना चुना है। तभी तो उसने लाइफ एंड डेथ एरिना में वापस जाकर अमनप्रीत को चुनौती देने का साहस किया। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही था और अमनप्रीत की तुलना में वह कमजोर भी था, इसलिए उस शिष्य ने ऐसा कहा। इस समय अमनप्रीत को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि घटनाओं का ऐसा मोड़ भी कभी आएगा।
अमनप्रीत ने 4 पर्वतीय संप्रदाय में शामिल होने के बाद कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहा था। इसके बाद अमनप्रीत ने नफरत और गुस्से भरे स्वर में कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन मार सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अमनप्रीत की आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो गई। अमनप्रीत ने दक्ष को रोआरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए देख लिया था और वह ये अच्छे से जानता था कि दक्ष ने उसे चुनौती देने का साहस क्यों किया था। अमनप्रीत को यह अच्छे से पता था कि दक्ष के पास उसे मारने की ताकत अवश्य होनी चाहिए। दक्ष ने न केवल अमनप्रीत के छोटे भाई को मार डाला था बल्कि सभी शिष्यों के सामने उसे अपमानित भी किया था। अमनप्रीत अपना इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अब आगे क्या होने वाला है, कैसे करेगा सामना दक्ष अमनप्रीत का। क्या दक्ष अमनप्रीत को मारने में सक्षम हो पाएगा? क्या होगा दक्ष और अमनप्रीत के बीच इस लड़ाई में? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबोन इन मार्शल वर्ल्ड सिर्फ पॉकेट नोवेल पर, और लाइक जरूर से करें और कमेंट करें। एपिसोड 33। पिछले अध्याय में दक्ष को अमनप्रीत की चेतावनी को नजरअंदाज करता देखकर भीड़ में सभी लोग स्तब्ध रह गए। इधर दक्ष ने अमनप्रीत की बेकार धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद अमनप्रीत ने गुस्से से कहा कि वह दक्ष के जीवन को दयनीय बना देगा। इधर भीड़ की चर्चाएं सुनकर सरोजा पूरी तरह से डर गई। इधर दक्ष का चेहरा उदासीन रहा। वह अगले ही पल शांति से मुड़कर लाइफ एंड डेथ एरिना में चला गया। वहां पहुंचकर दक्ष ने सीधे अमनप्रीत को चुनौती दे दी, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। इधर दक्ष की ये चुनौती सुनकर अमनप्रीत भी स्तब्ध रह गया और उसने कहा कि अगर दक्ष मरना ही चाहता है तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने में खुशी होगी। दक्ष ने अमनप्रीत को अपमानित किया था और उसके भाई को भी मार डाला था, जिसे अमनप्रीत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसके बाद अगले ही पल अमनप्रीत लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर चला गया। जैसे ही अमनप्रीत ने लाइफ एंड डेथ एरिना में कदम रखा, तब उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और फिर उसकी तलवार से एक मजबूत ऊर्जा निकालने लगी। इसके बाद अगले ही पल अमनप्रीत के पीछे एक तैरती हुई मायावी तलवार की छाया उभरी, जो कि आकाश की ओर इशारा कर रही थी। यह मायावी तलवार की छाया अमनप्रीत की तलवार मार्शल भावना थी। अमनप्रीत ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी तलवार मार्शल भावना का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह दक्ष को यह दिखाना चाहता था कि उसके और दक्ष के बीच ताकत में कितना बड़ा अंतर है। इस समय भीड़ में खड़े सभी लोगों ने अनुमान लगाया कि अमनप्रीत क्या करना चाहता है। उन सभी के मन में यही चल रहा था कि अमनप्रीत सभी को यह दिखाना चाहता है कि उसके सामने एक साधारण योद्धा कितना कमजोर है। इसके बाद अमनप्रीत ने अपनी तलवार को पकड़ते हुए और अहंकार पूर्वक दक्ष की ओर देखते हुए कहा, अपनी तलवार निकालो और मैं तुम्हें मुझ पर पहले 3 हमले करने का अवसर दूंगा। मुझे देखने दो कि तुम्हारी ये 3 तलवारें मेरा क्या कर सकती है और तुम्हारी ताकत कितनी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अमनप्रीत दक्ष की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराने लगा। इधर अमनप्रीत की बात सुनकर दक्ष भी मुस्कुराने लगा। इसके बाद दक्ष ने भी समय बर्बाद नहीं किया और उसने तुरंत अपनी मूनलाइट फेदर एजलेट तकनीक का इस्तेमाल किया। अगले ही पल वह सभी की नजरों से ओझल हो गया और फिर वह तुरंत अमनप्रीत के सामने आ गया। अमनप्रीत के सामने आते ही दक्ष ने हवा में अपनी तलवार लहराई, जिससे हवा में तलवार की कई भ्रामक छवि बनने लगी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अपनी तलवार से सीधे अमनप्रीत की तरफ हमला किया। जैसे ही दक्ष की तलवार की नोक अमनप्रीत के सामने पहुंची, तब वहां हवा में बनने वाली सभी भ्रामक तलवार छवियां एक तलवार में मिल गई और सीधे अमनप्रीत की ओर बढ़ गई। इसके बाद अगले ही पल वहां एक गगनभेदी बिजली की गड़गड़ाहट पूरे वातावरण में फैल गई। जब दूर खड़े शिष्यों ने दक्ष का ये हमला देखा तो वह सभी इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। उनमें से एक शिष्य ने कहा, कितना मजबूत तलवार कौशल है। वह लड़का वास्तव में रोआरिंग थंडर कौशल का उपयोग करने में माहिर है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह शिष्य भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दक्ष की ओर देखने लगा। दक्ष के हमले से निकलने वाली आवाज हवा में बिजली के गरजने और फिर बिजली के आपस में टकराने से उत्पन्न विस्फोट की आवाज की तरह लग रही थी और यह आवाज दूर से देख रहे शिष्यों को भी भयभीत कर रही थी। इस समय अमनप्रीत, जिसकी अभिव्यक्ति शुरू में बहुत ही लापरवाह थी, अचानक तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि अमनप्रीत ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम आंका था। अगले ही पल बिजली की भयंकर गर्जना से घाटी में उपस्थित हवा कांपने लगी और पूरे क्षेत्र में एक दमनकारी ऊर्जा फैल गई। शौर्य के हमले में भयंकर ऊर्जा का एहसास होते ही अमनप्रीत का चेहरा बदल गया। इसके बाद उसने संकोच नहीं किया और फिर तुरंत अमनप्रीत के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली मायावी तलवार की छाया ढाल बनकर हवा में तैरने लगी। जैसे ही अमनप्रीत के सामने मायावी तलवार की परछाई एक ढाल के रूप में प्रकट हो गई, तब अमनप्रीत के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद अगले ही पल दक्ष का हमला सीधे अमनप्रीत के सामने मायावी तलवार की छाया से जा टकराए और दक्ष का हमला तुरंत अवरुद्ध हो गया और इससे दक्ष को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। ये देखकर अमनप्रीत ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पहली कोशिश, हा 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 हा, क्या यही तुम्हारी ताकत है?
उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अमनप्रीत हंसने लगा। इधर अमनप्रीत की आवाज सुनकर और उसके सामने मायावी तलवार को तैरते हुए देखकर भी दक्ष ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। उसे अपनी शक्ति और क्षमता पर पूर्ण विश्वास था। अपने पहले हमले के असफल हो जाने के बाद भी दक्ष ने हार नहीं मानी और उसने तुरंत अपना दूसरा प्रहार किया। अगले ही पल दक्ष की तलवार से अनगिनत भयानक बिजली की गर्जना उत्पन्न हो गई। यह उसके पहले हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दक्ष के इस हमले को देखकर भी अमनप्रीत का चेहरा नहीं बदला और उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। इस समय भी अमनप्रीत केवल अपनी रक्षा कर रहा था और दक्ष के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। वह अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मायावी तलवार की मार्शल भावना को ढाल के रूप में उपयोग कर रहा था। ये जानते हुए भी कि अपनी उच्च साधना और ताकत और तलवार की मार्शल भावना के साथ वह दक्ष के किसी भी प्रकार के हमले का मुकाबला करने में सक्षम है। ये देखकर भी दक्ष बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने अपने हमले को बिल्कुल भी नहीं रोका। हालांकि अचानक उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ा दिया और उसके हैंडल को छोड़ दिया। इसके बाद तलवार हवा में उड़ते हुए सीधे अमनप्रीत की ओर चली गई। दक्ष की इस प्रतिक्रिया को देखकर भीड़ में उपस्थित सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। भीड़ में से एक शिष्य ने कहा, वह आखिर क्या कर रहा है? उसने अपनी तलवार क्यों छोड़ दी? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह शिष्य एकटक लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देखने लगा। इधर दक्ष ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी तलवार की नोक में इंजेक्ट कर दिया था और उसे अमनप्रीत की ओर हवा में फेंक दिया था। यदि इस बार भी अमनप्रीत ने पहले की तरह ही दक्ष के हमले को केवल रोकने का प्रयास किया, तो उसे दक्ष के इस हमले से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता था, जिससे उसे नुकसान भी पहुंच सकता था। इधर अमनप्रीत भी दक्ष की इस प्रतिक्रिया के पीछे के उद्देश्य को समझ गया था, जिससे वह भी एक पल का स्तब्ध रह गया। लेकिन फिर अगले ही पल वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। अमनप्रीत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या उसे सचमुच लगता है कि उसका ये बचकाना चाल काम करेगा? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अगले ही पल अमनप्रीत ने अपनी तलवार को एक चाप में ऊपर की ओर उठाते हुए और उसे हवा में लहराते हुए पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और एक कुशल तलवार की चाल के साथ उसने दक्ष के द्वारा फेंके गए तलवार से उत्पन्न होने वाले तलवार के बल का कुशलता पूर्वक मुकाबला किया, जिससे दक्ष द्वारा फेंके गए तलवार की ताकत भी कम होती गई और फिर वह तलवार अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ी। एपिसोड 34। जब अमनप्रीत लाइफ एंड डेथ एरिना में दाखिल हुआ, तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, जिससे एक मजबूत ऊर्जा निकलने लगी। इसके बाद उसके पीछे एक मायावी तलवार की छाया उभरी आई। इसके बाद अमनप्रीत ने दक्ष को उसकी तलवार निकालने और उसके ऊपर पहले प्रहार करने को कहा, जिस पर दक्ष ने भी कुछ नहीं कहा और सीधे अमनप्रीत पर हमला कर दिया। अमनप्रीत ने दक्ष के पहले हमले को विफल कर दिया, लेकिन इससे दक्ष विचलित नहीं हुआ और उसने अपना दूसरा हमला किया। दक्ष ने अपनी तलवार में अपनी ऊर्जा इंजेक्ट करके उसे अमनप्रीत की तरफ फेंक दिया, लेकिन अमनप्रीत ने भी अपनी तलवार का उपयोग करके दक्ष की तलवार को जमीन पर गिरा दिया। इधर दक्ष द्वारा अपनी तलवार को अमनप्रीत की दिशा में फेंकने के बाद भी उसने आगे बढ़ाना बंद नहीं किया और अविश्वसनीय गति से वह अमनप्रीत की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। अपनी मूनलाइट फेदर एजलेट तकनीक का उपयोग करने से ऐसा महसूस हो रहा था कि दक्ष के पैर फर्श को बिल्कुल भी नहीं छू रहे थे, क्योंकि वह किसी के देखने से पहले ही अगले ही पल वहां से गायब हो जाता था। इधर दक्ष के दूसरे हमले को भी विफल करने के बाद अमनप्रीत ने अहंकार पूर्वक कहा, हा, दूसरा प्रयास ये भी सफल रहा। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अगले ही पल अमनप्रीत ने दक्ष को अपनी ओर तेज गति से आते हुए देखा, लेकिन इससे उसे किसी भी खतरे का एहसास नहीं हुआ, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। इस समय अमनप्रीत ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह दक्ष के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। इसके बाद अगले ही क्षण दक्ष अमनप्रीत के सामने आ गया, हालांकि उसकी तलवार पहले ही पीछे फर्श पर गिर चुकी थी। इधर दक्ष को ठीक अपने सामने आते हुए देखकर अमनप्रीत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में मरना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। इस समय अमनप्रीत ने देखा कि दक्ष अपनी तलवार को लेने के लिए नहीं रुका, बल्कि अमनप्रीत के ठीक सामने आकर उसने अपनी मुट्ठियों से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इस तरह से दक्ष का हमला तलवार के तीसरे हमले के रूप में नहीं गिना जा सकता था और दक्ष के इस अचानक मौके के हमले और प्रतिक्रिया से अमनप्रीत को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण अमनप्रीत का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। अमनप्रीत दक्ष को अपने और इसके बीच की शक्ति के अंतर को दिखाना चाहता था, लेकिन इस समय दक्ष के कारण उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष ने जो कहा, उसे सुनने के बाद अमनप्रीत अंदर से चौंक गए। दक्ष ने कहा, बस ये काफी है, अब मेरा तुम्हारे साथ खेलने का मन नहीं है, अब इसे खत्म करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी और फिर अचानक वहां एक तेज आवाज सुनाई थी। अमनप्रीत की दृष्टि से ओझल होने से पहले वहां पर दक्ष और अमनप्रीत के बीच एक चमकदार और चकाचौंध करने वाली रोशनी हवा में एक फ्लैश के साथ चमकी। अभी जो रोशनी हवा में चमकी उसे देखकर अमनप्रीत पूरी तरह से स्तब्ध और भयभीत रह गया।
उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ये समझ गया था कि दक्ष के कहने का क्या मतलब था। इस लड़ाई में शिकारी अमनप्रीत नहीं था, बल्कि इसके बजाय शिकारी दक्ष था, जो उसके साथ खेल रहा था। इस समय अमनप्रीत के मन में केवल यही चल रहा था कि यदि उसने अपने घमंड में दक्ष को 3 प्रहार करने का पहला अवसर नहीं दिया होता, तो क्या परिणाम अलग नहीं होता। लेकिन अब अमनप्रीत के लिए इस बात का पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। इस समय अमनप्रीत की आंखें गुस्से और नफरत से दक्ष को घूर रही थी। वह अपने होठों तक को हिला पाने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका शरीर जम गया हो। इस समय पूरा क्षेत्र सन्नाटे से भरा हुआ था। किसी की भी एक भी आवाज वहां नहीं आ रही थी। पूरे क्षेत्र में केवल हवा के बहने की ही आवाज सुनी जा सकती थी। इस बेहद शांत माहौल के बीच दक्ष ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तीसरा प्रयास। जैसे ही दक्ष ने ये कहा तो उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, जिससे लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुए लोग अपने होश में वापस आ गए। इस समय अमनप्रीत अभी भी मैदान के बीच में बिना किसी नुकसान के खड़ा हुआ था। इसके बाद दक्ष मुड़कर अमनप्रीत के पास से गुजरा और उसने अपनी फर्श पर गिरी हुई तलवार उठा ली, जिसे अमनप्रीत ने पहले गिरा दिया था। इस समय सभी लोग एकदम शांत थे और केवल लाइफ एंड डेथ एरिना में अमनप्रीत और दक्ष की ओर ही देख रहे थे। इस समय केवल दक्ष के शब्द ही पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में गूंज रहे थे। इसके बाद अगले ही पल सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के तहत अमनप्रीत का शरीर अचानक से जमीन पर गिर पड़ा और फिर अगले ही पल उसकी गर्दन पर एक पतली सी खूनी रेखा दिखाई दी, जिससे कि खून निकल रहा था। यह दृश्य देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुए सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी वह सभी अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं। इस समय भीड़ में से किसी की आवाज आई, अमनप्रीत हार गया। उस लड़के ने अमनप्रीत पर किस कौशल से हमला किया? उद्धरण चिन्ह। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास कई संप्रभात शिष्य भी खड़े हुए थे। उन्होंने दक्ष और अमनप्रीत के बीच चमकने वाली तलवार की रोशनी को देखा था। क्योंकि तलवार बहुत तेज थी, इसलिए वह गायब होने से पहले आकाश में चमकते उल्का की तरह लग रही थी। इसके बाद उन्हीं संप्रभात शिष्यों में से एक ने आश्चर्य के भाव से कहा, तलवार निकालने का कौशल? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उस संप्रभात शिष्य ने ये कहा, तो उसकी आवाज पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में गूंज उठी, जिससे आसपास खड़े बाकी के सभी शिष्य भी आश्चर्यचकित रह गए और वह सभी दक्ष की ओर देखने लगे। इसके बाद अगले ही पल पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में शोरगुल शुरू हो गया और सभी लोग इस लड़ाई के विषय में चर्चा करने लगे, जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी उन्होंने अपने आंखों से क्या देखा था। साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर के एक शिष्य ने बाहरी शिष्य रैंकिंग के 6वें स्थान पर काबिज शिष्य को हरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी। इससे कौन सा शिष्य आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। इस समय भीड़ में से किसी ने कहा, आखिर कौन है ये शिष्य? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 35। अमनप्रीत की तरफ अपनी तलवार फेंकने के बाद भी दक्ष की गति कम नहीं हुई और वह तेज गति से अमनप्रीत की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद दक्ष तुरंत अमनप्रीत के सामने आ गया और उसने अपने मुक्के से अमनप्रीत के ऊपर हमला कर दिया, जिससे अमनप्रीत का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इसके बाद दक्ष ने कहा कि अब इसे खत्म करते हैं। ये कहने के बाद अगले ही पल वहां पर हवा में एक रोशनी चमकी और फिर अमनप्रीत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसके बाद अमनप्रीत का शरीर एक आवाज के साथ वहां जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने कहा कि ये शिष्य आखिर है कौन? इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े सभी शिष्य यही सोच रहे थे कि आखिर कौन सा शिष्य इतना अहंकारी है कि उसने लगातार 2 लोगों की हत्या कर दी। उसने अमनप्रीत को भी हराकर उसकी हत्या कर दी, जो कि साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर था और संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक था। दक्ष ने यह दिखा दिया था कि वह एक सच्चा प्रतिभाशाली योद्धा है और इस प्रदर्शन के बाद कोई भी उसके कौशल पर संदेह नहीं कर सकता था। ये खबर कि किसी ने अमनप्रीत को हराकर उसकी हत्या कर दी है, 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर तेजी से फैलने वाला था। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास बहुत से शिष्य दक्ष की आखिरी तलवार के वार के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। वह ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर दक्ष ने अंत में कैसे अमनप्रीत की हत्या की। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में जब सभी शिष्य आपस में चर्चाएं कर रहे थे, तभी लाइफ एंड एरिना से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह लड़का पहले ही तलवार निकालने के कौशल में महारत हासिल कर चुका है। उसके पास वास्तव में एक अविश्वसनीय प्रतिभा है। उद्धरण चिन्ह। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था, जिससे दक्ष की मुलाकात जिंग मंडप में हुई थी, जिसने दक्ष को एक लचीली तलवार दी थी, ताकि वह तलवार निकालने के कौशल का अभ्यास कर सके। उस बूढ़े व्यक्ति ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसने जिस युवक को उपहार के रूप में वह लचीली तलवार दी थी, वह इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में दिखाई देगा और अपनी प्रतिभा का इस तरह से प्रदर्शन करके सबको चौंका देगा।
इस समय दक्ष ने अमनप्रीत को उसी लचीली तलवार से मारा था जिसे उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को दी थी। जो रोशनी अंतिम क्षण में दक्ष और अमनप्रीत के बीच चमकी थी, वह उस लचीली तलवार से हमले के कारण ही उत्पन्न हुई थी। इससे उस बूढ़े व्यक्ति को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। स्टॉर्मी गॉर्ज एक ऐसी जगह थी जहां 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य जाकर एक वास्तविक लड़ाई के भीतर अपनी साधना और मार्शल तकनीक का अभ्यास करने का विकल्प चुनते थे। संप्रदाय के शीर्ष शिष्य, जिनमें कई विशिष्ट शिष्य और मुख्य शिष्य शामिल थे, वह भी स्टॉर्मी गॉर्ज में अधिकतर जाते थे। स्टॉर्मी गॉर्ज में शिष्यों की विशाल संख्या को देखकर यह समझ जा सकता था कि 4 पर्वतीय संप्रदाय एक उत्कृष्ट संप्रदाय था जिसकी ताकत बहुत मजबूत थी। इस समय उस बूढ़े व्यक्ति सरोजा और गौरव को छोड़कर भीड़ में केवल एक ही शिष्य था जो ये जानता था कि अमनप्रीत को मारने वाला शिष्य आखिर कौन था। उस शिष्य का नाम हितेंद्र था। ये वही शिष्य था जिसने करणप्रीत की मौत को सरोजा को ब्लैकमेल करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। उस समय जब उसने सरोजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो इसका परिणाम ये हुआ कि उसे दक्ष द्वारा पीटा गया। बाद में उसने अमनप्रीत की तलाश की और उसे बताया कि दक्ष और 2 अन्य लोगों ने क्या पहना हुआ था, ताकि वह स्टॉर्मी गॉर्ज में आकर समूह की पहचान कर सके और सरोजा और गौरव को मार सके। उसने ही अमनप्रीत को बताया था कि गौरव और सरोजा के कारण ही करणप्रीत की मृत्यु हुई थी। जब से दक्ष, सरोजा और गौरव ने स्टॉर्मी गॉर्ज में कदम रखा था, तब से हितेंद्र उनके ऊपर अपनी नजर रखे हुए था। ये सब उसकी योजना का ही हिस्सा था, क्योंकि वह दक्ष और गौरव को मारने के लिए अमनप्रीत का इस्तेमाल करना चाहता था और फिर सरोजा को अपने इनाम के रूप में लेना चाहता था। लेकिन इस समय हितेंद्र की योजना उल्टी पड़ गई और दक्ष और गौरव की जगह दक्ष के हाथों अमनप्रीत की मृत्यु हो गई और साथ ही अंगद की भी मृत्यु दक्ष के ही हाथों हो गई, जिससे हितेंद्र स्तब्ध रहेगा। हितेंद्र ने दक्ष को अमनप्रीत को बुरी तरह से मारते हुए देखा था, जो कि उसकी सोच से बिल्कुल परे था। इस समय वह इतना भयभीत था कि वह चुपचाप वहां से भागना चाहता था। वह ये समझ चुका था कि अब अगला नंबर उसी का होने वाला है। इधर जब दक्ष ने देखा कि हितेंद्र वहां से भागने का प्रयास कर रहा है, तब उसने अपनी ठंडा आवाज में कहा, तुम जाना चाहते हो, लेकिन अब जबकि तुम्हारा बिछाया हुआ जाल असफल हो गया है तो तुम्हें यहां से जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। शुरुआत में दक्ष ने ध्यान दिया था कि हितेंद्र उस समय अमरप्रीत के पीछे छुपा हुआ था और उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा था। उस समय दक्ष ने यह अनुमान लगाया था कि अमनप्रीत को यहां लाने वाला कोई और नहीं बल्कि हितेंद्र ही था। इस समय जब हितेंद्र ने दक्ष की ठंडी आवाज सुनी तो अचानक उसके पैर अपनी जगह पर जम गए और उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। उसने महसूस किया कि इस समय दक्ष की ठंडी निगाहें उसकी पीठ को घूर रही है। इसके बाद हितेंद्र डरते हुए अपनी जगह पर घूमा और दक्ष की ओर देखने लगा। इस समय उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए दक्ष की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान भी उसके भय को छुपा नहीं सकी, जिससे उसकी मुस्कुराहट भी बेहद बदसूरत लग रही थी। इसके बाद हितेंद्र ने बहुत ही सम्मानजनक आवाज में कहा, आप गलत समझ रहे होंगे वरिष्ठ भाई। मैं यहाँ केवल देखने आया था। यहाँ जो कुछ भी हुआ वह उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस समय हितेंद्र ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि वह जानता ही नहीं था कि दक्ष क्या कह रहा है। वह इस समय अनजान बनने का प्रयास कर रहा था। जब दक्ष ने हितेंद्र की बात सुनी तो वह मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, वाह, तो क्या तुम अब झूठ बोलना चाहते हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम अनजान बनने का प्रयास कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। इस समय उसके चेहरे पर हत्या का इरादा साफ झलक रहा था, जिसे दक्ष ने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।